हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीकोगुलेंट्स वो ड्रग जो कि ब्लड कोगुलेशन को इनहिबिट करेंगी। हम जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमें ब्लड कोगुलेशन की ज़रूरत है कि हमारा ब्लड का आपका खून का थक्का बने, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारा ब्लड क्लॉटिंग होना सही नहीं है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, देखो जब हमें इंजरी होती है, ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पे ब्लड का क्लॉट बनना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारी ब्लड में, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमारा क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि हमने एंजाइना और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में देखा था, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑर्गन फेलियर हो सकता है। बताया था ना मैंने आपको कैसे होता है। अगर वो क्लॉट हमारी ब्लड कैपिलरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में बन जाएगा, तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले ऑर्गन्स का जो फ्लो है ब्लड का वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। जो ऑर्गन है उसे ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एटीपी फॉर्म नहीं कर पाएगा, एटीपी नहीं बनेगी तो धीरे धीरे सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और फाइनली अगर आपने उसे ट्रीट नहीं किया तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे क्लॉट बनना आपका बहुत गलत है, उसको हम इनहिबिट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई एंटीकोगुलेंट्स ठीक है यूज होते हैं, लेकिन उससे पहले ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगा कि कोगुलेशन होता कैसे है तभी तो आप उसके लिए मेडिसिन दे पाओगे। तो ब्लड कोगुलेशन की पूरी प्रोसेस का मैंने वीडियो अलग से तैयार किया हुआ था, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पहले उस लेक्चर को देखिए ताकि आप उसे यहाँ से लिंक कर सके। बट उसका मैं लास्ट स्टेप यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगी, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग को समझने के लिए कि किस तरीके से ब्लड कोगुलेशन होता है। तो फटाफट से एक बार पहले क्विकली हम इसे देख लेते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ब्लड कोगुलेशन है उसके दो पाथवे होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो हमारा ब्लड का कोगुलेशन है उसके दो पाथवे कौन कौन से हैं। पहला पाथवे क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा पाथवे क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। दोनों कैसे एक्टिवेट होते हैं मैंने ये पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है कि जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है ये ज्यादा टाइम लेता है। इस पाथवे को फॉलो करके अगर ब्लड का क्लॉटिंग होगी तो वो ज्यादा टाइम लेगा। क्यों लेगा उसका रीजन आपको पता होगा और मैं बता भी दूंगी अभी। एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जब ब्लड का क्लॉटिंग होती है तो वो बहुत क्विक होती है। क्यों होती है वो भी हम देखेंगे। तो दोनों पाथवे का एक्टिवेशन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारी, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी हमारा डैमेज होता है, एंडोथेलियम डैमेज होता है, तो क्या होता है, फटाफट से प्लेटलेट यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगती है ना। प्लेटलेट इकट्ठा होती है, फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स आपस में जाके एग्रीगेट बना लेती है। एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से आपकी स्टिक कर जाती है, और इसमें कौन हेल्प करता है, फिब्रिनोजन, जो कि हमारा एक क्लॉटिंग फैक्टर है। और फिर जाके वो फिब्रिनोजन पूरी क्लॉटिंग की प्रोसेस जो भी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा, इसके थ्रू होगा क्या कि वो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, जो कि एक इंटैक्ट आपका क्या दे देगा, आपको क्लॉट बना के दे देगा। इट मीन्स जब भी चोट लगती है, नो डाउट प्लेटलेट एग्रीगेशन पहले होता है, लेकिन प्लेटलेट एग्रीगेशन होने के बाद उस एग्रीगेट को इंटैक्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है। और उस क्लॉटिंग की प्रोसेस कौन सी है, हमारी दो पाथवे हमारे पास है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इसमें मेजर हमारा रोल यही होता है, हमें पता है। इस तरीके से प्लेटलेट यहाँ पे आएंगी और दो प्लेटलेट को आपस में जो ग्लूड करता है वो कौन है हमारा, ये फिब्रिनोजन है ना। फिब्रिनोजन आपको पता होना चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, प्लेटलेट ने अपना काम कर दिया है, अब हमारा काम ये है कि इस फिब्रिनोजन को हम किस में बदले, फिब्रिन में बदले, और वो भी कैसा फिब्रिन हो, इनसॉल्युबल फिब्रिन हो, ताकि जो क्लॉट बना है वो फिर आपका क्या हो, डिसॉल्व ना हो। जो क्लॉट है वो ऐसा का ऐसा रहे, ताकि हीलिंग हो सके, है ना। जहाँ पे भी ये चोट लगी हुई है वो फटाफट से आपका वहां का घाव भर सके। तो ये हमारा एम है। अब फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, यही तो है जो पाथवे चलेंगे। क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस का मेन एम ही ये है कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलना। देखें कैसे होता है, फटाफट से। इंट्रिंसिक पाथवे में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इस पाथवे के थ्रू सबसे पहले किसका एक्टिवेशन होता है, पूरा आपने अगर लेक्चर देख लिया है तो आप खुद से बोलते चले जाएंगे। फैक्टर नंबर 12 हमारा एक्टिवेट होता है सबसे पहले इस पाथवे के थ्रू। टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है, फैक्टर नंबर 12।
फैक्टर नंबर 12 क्या करता है हमारे, फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर नंबर 11 क्या करता है हमारा, फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर नंबर 9 किसको एक्टिवेट करता है हमारा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करता है। यही पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्टर नंबर 9 है अकेले 10 को एक्टिवेट नहीं करता है, एक और फैक्टर यहाँ पे काम आता है, कौन सा, फैक्टर नंबर 8। और कौन कौन है, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, ये भी हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की, क्योंकि इसके बाद जो पाथवे हैं दोनों कॉमन चलते हैं, कॉमन पाथवे उसे बोलते हैं। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, इस पाथवे के थ्रू सबसे पहले क्या होता है हमारा, हमें पता है जहां पे भी हमारा एंडोथेलियम डैमेज होता है तो हमारा क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, जिसे हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, जो कौन सा है हमारा, फैक्टर नंबर 3, ठीक है। तो होगा क्या है यहाँ पे, सबसे पहले जो फैक्टर नंबर 3 आपका रिलीज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फैक्टर बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस पाथवे के थ्रू। फॉर डिटेल मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लेक्चर देखिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए मैम बहुत स्पीड में करा रही है। ये टिश्यू फैक्टर ही है जो ब्लड में प्रेजेंट फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करता है। देखो इस पाथवे के थ्रू सबसे पहले कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है, फैक्टर नंबर 7। और फैक्टर नंबर 7 डायरेक्टली क्या करेगा आपका, क्या करेगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। देख रहे हो दोनों में कितना वेरिएशन है। इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट होने में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले 12 एक्टिवेट होगा, वो 11 को एक्टिवेट करेगा, 11 9 को एक्टिवेट करेगा, 9 विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 8, और कैल्शियम किसको एक्टिवेट करेगा, आपका फैक्टर 10 को। बट इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, जैसे ही हमारा सब एंडोथेलियल टिश्यू फैक्टर को रिलीज करेंगे, वैसे ही हमारा फैक्टर 7 एक्टिवेट होगा, और फैक्टर 7 के एक्टिवेट होते ही हमारा फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा। तो खुद देख सकते हो कि दोनों में से इसमें कम टाइम क्यों लग रहा है और इसमें ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद, क्योंकि यहाँ इस प्रोसेस के थ्रू भी फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ था, इसके थ्रू भी फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ था, अब क्या होगा, इसके बाद जो भी पाथवे चलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पाथवे, क्योंकि अब कॉमन प्रोसेस होगी। फैक्टर 10 एक्टिवेट हो चुका है दोनों ही पाथवे के थ्रू। फैक्टर 10 क्या करेगा, फैक्टर नंबर 2 को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर नंबर 2 का नाम क्या है आपका, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलेगा, ये था हमारा प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर नंबर 10 ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया, थ्रोम्बिन में बदल दिया, ओके। और यहाँ पे अकेले ही काम नहीं करेगा, इसमें एक और फैक्टर हमारा यहाँ पे रोल प्ले करेगा, वो कौन सा है, फैक्टर नंबर 5, ओके। फैक्टर नंबर 5 भी यहाँ पे काम करेगा, प्लस यहाँ पे भी कैल्शियम फॉस्फोलिपिड्स का रोल रहेगा। अब फैक्टर 2 एक्टिवेट हो चुका है। नाउ फैक्टर 2 क्या करेगा आपका, फैक्टर नंबर 1 को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर नंबर 1 जो है हमारा एक्टिवेट हो गया। फैक्टर नंबर 1 का नाम क्या है, फिब्रिनोजिन। स्टार्टिंग में हमने इसको देखा था ना, प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ के यही रखता है। अब ये किस में बदल चुका है, फिब्रीन में, और यही हमारा एम था। लेकिन ये जो फिब्रीन है, ये कैसा फिब्रीन है आपका, सॉल्युबल फिब्रीन है। ध्यान में रखिएगा, जो फिब्रीन अभी हमारा बना हुआ है, ये कैसा फिब्रीन बना है हमारा, सॉल्युबल फिब्रीन बना हुआ है। इन केस अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस वन इज फिब्रीन विच इज सॉल्युबल। देखो बन गया, यही एम था हमारा, प्लेटलेट्स के बीच में जो फिब्रिनोजन है उसे फिब्रीन में बदलना। बट कैसा फिब्रीन, इनसॉल्युबल। अभी कैसा फिब्रीन बना है हमारा, सॉल्युबल। अब क्या होगा, ये फैक्टर नंबर 1 कैसे फॉर्म में आ जाएगा हमारा, इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। अब इससे सॉल्युबल से इनसॉल्युबल किसने बनाया, यहाँ पे हमारा फैक्टर नंबर 13 का रोल आता है। फैक्टर नंबर 13 हमारा ये क्या करता है, कन्वर्जन करता है। तो फाइनली हमारा एम पूरा हो गया। फिब्रिनोजन जो प्लेटलेट को आपस में जोड़ता था वो किस में बदल गया, फिब्रीन में। कौन से फिब्रीन में, इनसॉल्युबल फिब्रीन में। और ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई आपने देखा, वाया बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब बात ये आती है, देखो ये जो हमारे फैक्टर हैं, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 13, इनको किसने एक्टिवेट कराया। बाकी तो सब दिख रहा है ना कौन किसको एक्टिवेट करा रहा है, बट ये जो फैक्टर है इन्हें किसने एक्टिवेट कराया। तो ध्यान में रखेंगे, ये थ्रोम्बिन यानी कि फैक्टर नंबर 2 जो है ना, यही क्या करता है, फैक्टर नंबर 5 को भी एक्टिवेट करता है, फैक्टर नंबर 13 को भी एक्टिवेट करता है, प्लस फैक्टर नंबर 8 को भी एक्टिवेट करता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है पूरी क्लॉटिंग की प्रोसेस में फैक्टर नंबर 2 का कितना बड़ा रोल है।
ये क्या कर रहा है, केवल फिब्रिनोजन को ही एक्टिव नहीं करता है, ये इन फैक्टर्स को भी क्या करता है, एक्टिव करता है। सो ये तो था हमारा क्लॉटिंग, ठीक है। दोनों इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करके कैसे हमारा ब्लड का क्लॉट फाइनली बनता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे एंटीकोगुलेंट्स की। तो हमारी जो एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है ना, वो क्या करती है, इन्हीं पाथवेज पे काम करती है, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्टली इसी पाथवे को आपका डायरेक्टली किसी फैक्टर के एक्टिवेशन को रोक देंगी। कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ओवरऑल उन्होंने करना यही है इन्हीं फैक्टर्स के साथ, क्योंकि पता हमें चल चुका है कि क्लॉटिंग होने के लिए इन फैक्टर्स के बीच में जो तालमेल है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्टिव होंगे तभी जाके आपका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए कैसे हमारी काम करती हैं। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ओके, एंटीकोगुलेंट ड्रग कैसे काम करती है। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग दो क्लास में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारी क्या है, इन विट्रो एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इन विट्रो कौन सी ड्रग होंगी, जो हम बाहर यूज करते हैं। इट मीन्स अगर सपोज आप किसी का ब्लड सैंपल आपने लिया लेबोरेटरी में, आपके टेस्टिंग के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए आपने ब्लड सैंपल लिया, तो अब वो ब्लड सैंपल आपने ले तो लिया, वो तो फटाफट बाहर निकलते ही उसका क्लॉट बन जाएगा ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एंटीकोगुलेंट डालेंगे ना, जिसकी वजह से क्लॉटिंग ना हो। नहीं तो टेस्ट कैसे करोगे, खून का तो थक्का बन जाएगा। तो ये क्या है, इन वीवो, ठीक है। सपोज आप ब्लड बैंक में देख रहे हो, ब्लड बैंक में आपका क्या होता है, ब्लड कलेक्ट होता है इतने बल्क अमाउंट में, तो वहां पे भी हमारा एंटीकोगुलेंट यूज होता है, ठीक है। तो इन विट्रो हमारे जनरली वो एंटीकोगुलेंट है जो आपकी आउटसाइड द बॉडी आप एंटीकोगुलेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो कौन कौन सी ड्रग आती है, देखो इसमें सबसे पहली जो ड्रग है वो है हिपैरिन। हिपैरिन आपकी दोनों में कॉमन है, ये इन विट्रो भी यूज होती है और इन वीवो भी यूज होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है सोडियम इडिटेट। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम ऑक्सलेट, और लास्ट हमारे पास है सोडियम सिट्रेट। समझ में आ गया ना। ध्यान में आपको रखना है कि सोडियम इडिटेट और ऑक्सलेट ये दोनों जो है ये लैबोरेटरीज में यूज होते हैं, जहां पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है उसमें ज्यादातर इडिटेट ऑक्सलेट का ही यूज करते हैं। और सोडियम सिट्रेट हमारा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड बैंक में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीपेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि ब्लड बैंक में कौन सा आपका एंटीकोगुलेंट यूज हो रहा है, तो नाम क्या है, सोडियम सिट्रेट। ओके, तो इन विट्रो समझ में आया, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी जब आपको ब्लड को कोगुलेट होने से रोकना है तो आप इन ड्रग्स को यूज कर सकते हो, इन केमिकल्स को यूज कर सकते हो ना। अब सेकंड कौन सी क्लास है आपकी, इन वीवो, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आपकी बॉडी के अंदर अननेसेसरी ब्लड का क्लॉट बन रहा है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे कि आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई हुई भी हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगी भी, ठीक है। इन सिचुएशंस में होता क्या है, अननेसेसरी हमारी क्या हो रहा है, जैसे हमने एंजाइना में देखा था मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बन रहा था, जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी, है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट को यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो इन वीवो इन्हीं के लिए यूज होता है, ठीक है। जब बॉडी में हम क्या करते हैं, किसी भी रूट को यूज करके, इधर आईवी रूट हो सकती है, इंट्रावेनस आप दे सकते हो, सबक्यूटेनियस दे सकते हो, ओरली आप दे सकते हो एंटीकोगुलेंट को। अकॉर्डिंगली इनका क्लासिफिकेशन भी है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आईवी ही दी जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ओरल दी जाती हैं। ऑब्वियसली अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आईवी रूट वाली आप मेडिसिन को प्रेफर करोगे, ऐसी मेडिसिन जो कि इंट्रावेनस दी जा सकती हैं। अगर आपका कौन सा केस बन रहा है कि अगर ऐसा केस बन रहा है कि आपको मेंटेनेंस के तौर पे देनी है, सपोज किसी इंसान में क्लॉटिंग हो जाती है बट इतना ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, उसे आपको आउट पेशेंट है सपोज, ठीक है, घर में लेके बैठ के वो मेडिसिन ले रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओरल रूट देते हैं, क्योंकि आईवी के लिए तो उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा ना डेली। तो इस तरीके से हमारी मेडिसिन बनी है। सो इन केस ऑफ इन वीवो हमारे पास कौन कौन सी आपकी ड्रग है मैं बता दूं आपको। सबसे पहली हमारे पास है हिपैरिन, मैंने बताया था हिपैरिन दोनों में कॉमन है, हिपैरिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब ये वो प्रोडक्ट्स होंगे जो हिपैरिन के मॉडिफिकेशन से ही बनेंगे, ठीक है। हिपैरिन और इनमें अंतर होगा, इनके मैकेनिज्म में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। हिपैरिन ज्यादा पोटेंट होता है, लेकिन ये जो आपके इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी पोटेंसी ऑल्दो कम होगी, लेकिन साइड इफेक्ट इनके कम रहते हैं, एडवर्स रिएक्शन
जो आप हेपेरिन के साथ आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, वो मैं डिटेल लेक्चर में आपको बताऊंगी। वो आपको इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हेपेरिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, जो हम डिटेल में एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है कॉमेरिन डेरिवेटिव। कॉमेरिन डेरिवेटिव, और कॉमेरिन डेरिवेटिव के अंदर जो हमारी ड्रग आती है कौन सी है, हमारी वारफेरिन, ठीक है। वारफेरिन सबने सुनी होगी, ये मेडिसिन, बहुत ज्यादा ड्रग इंटरेक्शन होते हैं इसके साथ। तो दोनों में वेरिएशन देखो, इन दोनों कैटेगरीज जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन की हुई है, इनके मैं अलग से डिटेल में लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हेपेरिन एंड रिलेटेड हमेशा ध्यान रखना, जो हेपेरिन की प्रिपरेशंस हैं ये डायरेक्टली ये इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे आईवी रूट से दी जाएंगी, कुछ ऐसी भी है जो आपकी ओरली भी दी जाती हैं, वो मैं जब डिटेल में बताऊंगी तो मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी। कॉमेरिन डेरिवेटिव ज़्यादातर मेंटेनेंस के तौर पे दिए जाते हैं, यानी कि कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो आप हेपेरिन देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। जब वो क्लॉटिंग रिजॉल्व हो जाएगी, जैसे फ्यूचर में प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे कि अब आगे चल के क्लॉटिंग ना हो, तो वारफेरिन हम मेंटेनेंस के तौर पे देते हैं, ध्यान रखेंगे। दोनों को मैं डिटेल में अलग से कराऊंगी। इनके अलावा जो हमारी ड्रग्स हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो थर्ड क्लास कौन सी है, वो है डायरेक्ट फैक्टर सेकंड इनहिबिटर, ठीक है। डायरेक्ट फैक्टर सेकंड इनहिबिटर क्या करेंगी, देखो आ जाओ इसमें। ये क्या करेंगी, ये ड्रग वो होंगी जो डायरेक्ट इस फैक्टर सेकंड के एक्टिवेशन को इनहिबिट करेंगी। और आप जानते हो फैक्टर सेकंड अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात तो फैक्टर सेकंड ही वो फैक्टर है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलता है, ये नहीं होगा, जो कि लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड, फैक्टर सेकंड ही वो फैक्टर है जो कि फैक्टर नंबर 13, फैक्टर नंबर 5, फैक्टर नंबर 8 तीनों को एक्टिवेट करता था। तो फैक्टर सेकंड को अगर आप किसी भी तरीके से इनहिबिट कर दें, आप ऐसी ड्रग दें जो फैक्टर सेकंड को एक्टिवेट नहीं होने देगी, तो आप देखो कितना बड़ा आपका इस प्रोसेस में हॉल्ट लग जाएगा, यानी कि इस प्रोसेस पूरी क्लॉटिंग की प्रोसेस रुक जाएगी। क्योंकि मेजर जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये जो है ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो खुद अगर इसका एक्टिवेशन नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, तो थ्रोम्बिन न तो फिब्रिनोजन को एक्टिवेट कर पाएगा इनटू फिब्रिन, ना फैक्टर 13 को एक्टिवेट करेगा, ना फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा, ना ही फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा। सो ये है फैक्टर सेकेंड ए का मैकेनिज्म। इसीलिए मैंने पहले आपको पाथवे बताया था। इन दिस कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस कैटेगरी में हमारे पास जो मेडिसिन है वो है लेपिरिडीन, बिवेलिरुडीन, ergotaben, and the last one is dabigatran। ये हमारी ड्रग है जो यूज होती है डायरेक्ट फैक्टर सेकेंड इनहिबिटर के तौर में। ध्यान में रखिएगा, लेपिरिडीन, बिवेलिरुडीन, ergotaben ये तीनों ही इंट्रावेनस रूट से दी जाती हैं, आईवी रूट से, जबकि जो dabigatran है ये ओरली दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट फैक्टर सेकेंड इनहिबिटर का मैकेनिज्म समझ में आ गया, इसकी ड्रग समझ में आ गई। एंड द लास्ट कैटेगरी जो हमें डिस्कस करनी है वो है, चलिए इसे यहाँ पे हम कर लेते हैं, कैटेगरी नंबर डी, डायरेक्ट फैक्टर 10th इनहिबिटर। ये कौन सी ड्रग है जो डायरेक्ट फैक्टर 10th को इनहिबिट करने वाली है। तो फैक्टर 10th कहाँ है, देखिए ये है फैक्टर 10th। तो ये जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं ये क्या करेंगी, डायरेक्ट फैक्टर 10th को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी। तो आप खुद देखिए ना, फैक्टर 10th अगर आप इनहिबिट करा दो तो क्या होगा, फैक्टर सेकेंड एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं ना। फैक्टर सेकेंड एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस खुद ब खुद नहीं चलेगी। अभी मैं इन दोनों में वेरिएशन भी आपको बता दूंगी। तो फैक्टर सेकेंड आप अगर 10th को एक्टिवेट करते हो तो 10th के एक्टिवेशन को अगर आप रोकते हैं तो सेकेंड का एक्टिवेशन नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फैक्टर सेकेंड जो है ना बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फैक्टर 10th के एक्टिवेशन को अगर आप रोक देंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि आप सारे फैक्टर सेकेंड, आपके ब्लड में जितने भी फैक्टर 10th हैं सबके एक्टिवेशन को आप रोक दोगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना,
इतना सबसे ज्यादा बेहतर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यही है, जितना आप लास्ट स्टेप के करीबी स्टेप्स को ब्लॉक करोगे ना उतना ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल आपको मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर सेकेंड और फैक्टर 10th दोनों को इनएक्टिवेट करने पे किसके इनएक्टिवेशन से आपको ज्यादा अच्छा कंट्रोल मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टर सेकेंड का अगर आप इनहिबिशन करते हो, यानी कि जो फैक्टर सेकेंड आपने इनहिबिटर दिए हैं ये ज्यादा अच्छा कंट्रोल करेंगे क्लॉटिंग को इनहिबिट करने में। आप जितना ज्यादा इस फाइनल स्टेप से दूर होते चले जाओगे ना उतना ज्यादा आपका कंट्रोल ओवर क्लॉटिंग प्रोसेस आपका कम होता जाएगा। तो हाँ, दोनों यूज होते हैं, दोनों चॉइस ऑफ ड्रग है, लेकिन दोनों का यूज जो आपका क्राइटेरिया है वो वेरी करेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट फैक्टर सेकेंड इनहिबिटर्स को यूज करते हैं, बट अगर मेंटेनेंस की बात है तो तब फैक्टर 10th इनहिबिटर्स हम यूज करते हैं। कारण इतना ही है कि फैक्टर 10th को अगर आप एक्टिवेट होने से रोकोगे, आप मेडिसिन दोगे, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फैक्टर 10th आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। जो बच गए हैं वो आपके फैक्टर सेकेंड को एक्टिवेट करा देंगे, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखेंगे फैक्टर सेकेंड भी यूज होते हैं, आपके फैक्टर 10th इनहिबिटर्स भी यूज होते हैं। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो कौन सी है, देखो, रिवेरोक्साबेन एंड एपिक्साबेन। ये मेडिसिन है जो आपकी फैक्टर नंबर 10th को आपका इनहिबिट करेंगी डायरेक्टली। और ध्यान में रखिएगा, अब देखो हेपेरिन कॉमरिन वो मैं अलग से आपको कराऊंगी। आपको ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम हेपेरिन को यूज करते हैं, इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। फॉर मेंटेनेंस पर्पस हम वारफरिन के लिए जाते हैं, क्योंकि वारफरिन ओरली यूज होती है। अगर किसी भी वजह से अगर आप हेपेरिन को यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हेपेरिन के साथ बहुत सारे आपके एडवर्स इफेक्ट भी हैं और साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस भी होती हैं जो हेपेरिन की वजह से होती है। सपोज किसी इंसान को हेपेरिन सूट नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस हेपेरिन के ऑल्टरनेट के तौर पे आप डायरेक्ट फैक्टर सेकेंड इनहिबिटर दोगे। मैंने बोला ना, फैक्टर सेकेंड इनहिबिटर ज्यादा पोटेंट है अगर फैक्टर 10th से आप कंपेयर करो। और इसमें आपको ध्यान मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग की तीनों मेडिकेशन आप आईवी रूट से देते हो, लास्ट डेबिगेट्रॉन ओरली देते हो। और दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर सपोज किसी इंसान को वारफरिन नहीं दे सकते, क्योंकि वारफरिन के बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, ये हम वारफरिन के लेक्चर में देखेंगे। तो सपोज किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वो ऐसी ड्रग यूज कर रहा है जो वारफरिन के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस केस में आप उसे वारफरिन नहीं दोगे। तो वहां पे हमारा जो फैक्टर 10th इनहिबिटर है वो ऑल्टरनेट के तौर पे यूज कर सकते हैं वारफरिन के। तो समझ में आ रहा है ना, मेन ड्रग हेपेरिन वारफरिन ही है, इनके ऑल्टरनेट के तौर पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट एंटीकोगुलेंट। स्पेशली इस लेक्चर में हमने फोकस किया था फैक्टर सेकेंड इनहिबिटर एंड फैक्टर 10th इनहिबिटर। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम हेपेरिन और वारफरिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये खुद में ही आपके क्या है, बहुत डिटेल टॉपिक है, जिसमें हमें मैकेनिज्म भी देखना है, हमें इनके एडवर्स रिएक्शन भी देखनी है, इनकी मॉनिटरिंग भी देखनी है और इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।